नमस्कार मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी में। तो जो पिछला जो हमारा क्लासेस चल रहा था और क्लासेस क्या था, सत्ता की साझेदारी। तो उसमें हम लोगों ने टोटली 6 वीडियो ले लिया था और हम लोगों ने एक सीरियल वाइज से पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखा, फिर हम लोगों ने जो जातीय भिन्नता है, चाहे श्रीलंका का बात कर लो या बेल्जियम का, हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेल्जियम में या किस तरह से श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा हुआ। और फिर जो कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि उस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आप समझिएगा कि आज का जो टॉपिक है, हम लोग बेसिकली एक उलझन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो बुक में एक लिखा होगा कि खलील की उलझन, एक खलील नाम का लड़का था, उसकी क्या उलझन थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक पूरा है, ये फ्रांस में एक देश था, लेबनान नाम का एक देश था, उस देश में जो सत्ता का बंटवारा हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी देती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेबनान में जो सत्ता का बंटवारा हुआ उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे। तो इस टॉपिक से यहां से आएगा। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपका जो मोटिवेशनल कोड है कि रक्त बहा के श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज हैं, हमें हार तो कते स्वीकार नहीं। तो हम लोग आज के मोटिवेशनल कोड के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझिएगा कि मैं एक परिवार के बारे में पहले बताना चाहता हूं कि समझिएगा कि करते हैं कि ये जो लेबनान है, लेबनान जो है ये फ्रांस का एक देश है और ये लेबनान की जो राजधानी हो है क्या है, बेरूत है। क्या है, बेरूत है। तो हम लोग इस बेरूत शहर का पूरा घटना के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस शहर में एक परिवार रहता है। पहले हम लोग इसकी समस्या का बात करते हैं। इस परिवार में जो समस्या है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम लोगों ने बेल्जियम में जातीय भिन्नता को देखा था, जिस तरह से हम लोगों ने श्रीलंका में जातीय भिन्नता को देखा था, उसी प्रकार का अगर मैं बात करूं तो ये जो बेरूत शहर में एक परिवार था और वो परिवार किसका था, खलील का। तो इसके परिवार के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह का भिन्नताएं थी। तो समझिएगा, अगर हम लोग बात करें खलील का, तो खलील के एक पिता थे, एक माँ था और एक चाचा था। तो खलील का जो पिता था ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई था। क्या था, ऑर्थोडॉक्स ईसाई था। यानी कि ऑर्थोडॉक्स माने बोल सकते हैं घरेलू ईसाई था। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि फ्रांस में रहने वाला ये ईसाई था। ये फ्रांस का क्या था, मूल निवासी था, ऑर्थोडॉक्स। यानी कि खलील का जो पिता था वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई था। लेकिन खलील की जो माता थी वो एक्चुअली में बात करूं, अगर मैं एक्चुअली में बात करूं तो ये सुन्नी मुसलमान था। क्या था, सुन्नी मुसलमान था। क्या था, सुन्नी मुसलमान था। तो अब आप बोलोगे कि सर पिता है ऑर्थोडॉक्स ईसाई और माता क्या है, सुन्नी मुसलमान, तो ये कैसे संभव हुआ। तो शहर वाला जो इलाका होता है वहां पे कुछ भी संभव होता है मेरे दोस्तों। क्या मैंने बोला कि शहर वाले इलाका में कुछ भी संभव होता है। हो सकता है लोग का लव मैरिज हुआ होगा, ठीक है, तो उस पर नहीं गौर करना है। तो यहाँ पे पिता जो है यानी खलील का जो पिता है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है और माता क्या है, सुन्नी मुसलमान है। और इसके जो चाचा है वो भी क्या है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। बात क्लियर है। तो यहां से चाचा जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। तो कुछ समय जो था जब ये लोग फ्रांस में रह रहे थे, यानी कि बेरूत शहर में जब ये लोग रह रहे थे, तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन किसी कारण से वहां पे गृहयुद्ध होता है। कहां पे, लेबनान में गृहयुद्ध होता है। और गृहयुद्ध के कारण पता है कि किस तरह का एक भयानक प्रकोप होता है। हम लोगों ने श्रीलंका में वो चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी क्षेत्र में गृहयुद्ध होता है तो बहुत चीजों की दिक्कत होती है। पहला तो जान माल की क्षति होती है यहाँ पे, उसके बाद शरणार्थियों का दिक्कत होता है कि लोग रहेंगे कहां, और रोजी रोटी भी चौपट हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। तो क्या हुआ कि इनके जो चाचा था यानी कि खलील का जो चाचा था वो गृहयुद्ध में मारा जाता है। गृहयुद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। तो समझिएगा कि गृहयुद्ध होने का कारण क्या था। जैसे हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में गृहयुद्ध होने का जो कारण था वो क्या था कि बहुसंख्यकवाद का क्या था कि सत्ता पक्ष में पावरफुल होना और फिर क्या करना कि अपने आप को अस्तित्व में बचाए रखने के लिए 1956 के तहत कुछ कानूनों को बना देना और उसको प्राथमिकता दे देना। तो उसी तरह यहां पे जब वहां पे मांग हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम में मांग हुआ कि हमें क्या करें, सत्ता में साझेदारी दे, तो सत्ता में साझेदारी उनको दिया गया। जैसे हम लोग तमिलों का बात करें तो तमिलों ने भी बोला कि हमें अपना अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ तो हमें दे। तो उस तरह का अगर मैं बात करूं कि गृहयुद्ध की स्थिति यहां पे क्यों पैदा हुई, तो देखिएगा दो कारण था।
पहला जो कारण था कि यहाँ पे जितने भी ईसाई रहते थे, यानी कि जो जितने भी ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे फ्रांस में, इनका कहना था, यानी कि लेबनान में जितने भी ऑर्थोडॉक्स या फ्रांस में जितने भी ईसाई लोग थे, इनका कहना था कि हमें क्या देना चाहिए कि फ्रांस में हमको संरक्षण दीजिए, यानी कि हर चीज में, यानी कि चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र का बात कर लो या चाहे आप रोजगार का क्षेत्र का बात कर लो या किसी भी क्षेत्र का बात कर लो, हमें क्या दे दीजिए, संरक्षण दे दीजिए। इस तरह का जो मांग था वो ईसाइयों का था। अब उसी बीच जो सुन्नी मुसलमान थे, जो लोग सुन्नी मुसलमान थे, इनका क्या कहना था, ये सब सुन्नी मुसलमानों का नहीं, यानी कि जो मुसलमान थे उनका क्या कहना था कि फ्रांस के लेबनान के बगल में एक सीरिया करके देश है, ठीक है, लेबनान के बगल में एक सीरिया करके देश है, यानी कि लेबनान का पड़ोसी देश सीरिया है। तो इनका मानना था कि हमें क्या करें कि हम लोग लेबनान में नहीं रहेंगे, हमको सीरिया से क्या कीजिए, मिला दीजिए, यानी कि जितने मुसलमान बहुल संख्यक जो देश था, इनका कहना था कि हमें ये जो सीरिया जो देश है ना, इस देश से क्या कीजिए, हमको मिला दीजिए, हमारा सीरिया के साथ क्या कर दे, एकीकरण कर दे। तो इन दो कारणों के कारण क्या हुआ कि लेबनान में गृह युद्ध छिड़ा। पहला क्या था, ईसाइयों का फ्रांस में संरक्षण होना चाहिए, और दूसरा क्या था कि मुसलमानों को सीरिया के साथ एकीकरण का मांग जो था वो रखा, और इसी कारण से क्या हुआ कि लेबनान में गृह युद्ध होने लगा। तो अब आप मेरे को बताओ, यहां पे स्थिति ऐसी आई कि जब गृह युद्ध चला तो ये जो खलील के चाचा है वो गृह युद्ध में मारे जाते हैं। तो गृह युद्ध की स्थिति हम लोगों ने देख लिया। यहां पे जातीय भिन्नता भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से खलील का जो परिवार है, परिवार में ही जातीय भिन्नता है। बात कर रहे हैं यहां पे। अब आप समझिएगा कि गृह युद्ध जैसे श्रीलंका में समाप्त हुआ था, तो हर जगह गृह युद्ध कभी ना कभी समाप्त होता है। तो जब लेबनान में जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जो भी जिसके पास भी शासन व्यवस्था था वो उस स्थिति को फिर से ना होने दे, जैसे श्रीलंका में वो स्थिति फिर से ना हो, तो उसके लिए बहुत सा काम किया गया था। तो उसी तरह से जब गृह युद्ध समाप्त हुआ कहां पे, लेबनान में, तो क्या किया गया कि वहां के जितने भी राजनीतिक नेता थे उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। आप बोलोगे हाँ, तो काम क्या था पहले समझिएगा कि सबसे पहले जितने भी नेता है उन्होंने क्या किया कि साथ मिलकर वो लोग बैठे और ये लोग सोचने लगे कि हमको क्या करना है कि जितने भी समुदाय हैं सबको क्या करना पड़ेगा, सत्ता में बंटवारा देना पड़ेगा। आखिर ये जो ईसाई लोग अपना संरक्षण मांग रहे हैं कि हमें संरक्षण दे, चाहे मुसलमान लोग सीरिया से मिलना चाहते हैं, कारण क्या है कि लोग अपना जो समुदाय है उसको शासित करना चाहता है कि अगर आप हमें संरक्षण नहीं दोगे तो फिर आप हमारा शोषण करोगे। तो इसके लिए लोग संरक्षण चाहते थे। अगर आप लोगों ने फ्रांस का क्रांति पढ़ा होगा तो इसकी कुछ छिपाट आपको समझ में आता होगा। फिर अगर बात करें तो ये लोग मुसलमान लोग सीरिया से क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो संख्या था वो कम था। तो अगर ये लोग उनके साथ मिल जाएंगे किनके पास, सीरिया के साथ, तो इनका ही जो प्रदेश है, इनका जो प्रदेश है, यानी कि जो सीरिया जो मुसलमान बहुल कंट्री है, इसमें होगा तो मुसलमान लोग जीतेंगे और मुसलमान लोग क्या करेंगे कि उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो इस कारण से इस तरह का मांग था। तो जब सभी नेताओं ने साथ मिलकर यह सोचा कि गृह युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई, तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि फिर से गृह युद्ध की स्थिति ना आए। तो इन्होंने क्या किया कि साथ मिलकर सोचा कि जितने भी समुदाय हमारे लेबनान देश में, सबको क्या किया जाए, सत्ता मिला जाए। तो अब बात था कि सत्ता को कैसे बांटा जाए। क्या बात था कि सत्ता को कैसे बांटा जाए। तो इन्होंने क्या किया कि सत्ता को कुछ इस प्रकार से बांटा। अगर पहला बात करूं तो इन्होंने जो संविधान में या जो बंटवारा किया उसका कुछ बुनियादी तरीका था कि सीधा बोल दिया कि जो भी इस लेबनान का जो भी राष्ट्रपति बनेगा, मैंने क्या बोला कि लेबनान का जो भी राष्ट्रपति बनेगा ये एक्चुअली नाइट पंथ, याद रखिएगा, मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई मेरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही होना चाहिए। वही व्यक्ति केवल क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में केवल ये जो कैथोलिक धर्म वाले जो लोग हैं, यानी कि मेरोनाइट पंथ वाले जो लोग हैं, वही लोग उसके क्या कर सकते हैं, उसके चुनाव में खड़ा हो सकते हैं और चुनाव को जीत सकते हैं। बाकी चाहे आप ऑर्थोडॉक्स ईसाई का बात कर लो या सुन्नी मुसलमान का बात कर लो या शिया मुसलमान का बात कर लो, ये लोग चुनाव लड़ नहीं सकते, ना ही चुनाव जीत सकते हैं। केवल इस चीज की प्रायिकता दे दी कि राष्ट्रपति का जो पद होगा उसके लिए केवल जो मेरोनाइट जो पंथ के जो कैथोलिक लोग हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां का चुनाव जीत सकते हैं। यहां तक बात क्लियर। दूसरा था देश का प्रधानमंत्री। तो इन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री का जो पद होगा वो कौन होगा, तो वो सुन्नी मुसलमान के जो लोग हैं वही लोग क्या कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद के लिए चयनित हो सकते हैं।
बाकी लोग का काम गया। तो हम लोगों ने देखा कि जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं या जो सुन्नी मुसलमान हैं उनको तो संरक्षण दे दिया। अब जो बचा के देश का जो उप प्रधानमंत्री है वो और कोई नहीं, जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। मैंने क्या बोला कि जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है वही कि यही लोग क्या होंगे कि प्रधानमंत्री के पद के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं और ये लोग चुनाव में लड़ सकते हैं। और जो संसद का जो अध्यक्ष होगा, सदन का जो अध्यक्ष होगा, इसमें केवल शिया मुसलमान जो है, कौन सा, जो शिया मुसलमान जो है यही क्या कर सकते हैं कि वो चुनाव में भाग ले सकते हैं और चुनाव को क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अब आप देखोगे कि पूरा अगर ओवरऑल हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि गृहयुद्ध की स्थिति आने का कारण क्या था कि यहां पे जितने भी ईसाई लोग थे ये लोग संरक्षण चाहते थे। पहला। दूसरा कारण क्या था कि शिया के जो जितने भी लोग मैं बोल सकता हूं मुसलमान थे, चाहे आप शिया बात करो या सुन्नी बात करो, तो इनका कहना था कि हमें क्या किया जाए कि इनके साथ यानी कि किन के साथ, सीरिया के साथ हमें मिला दिया जाए। तो इस कारण गृहयुद्ध हुआ और गृहयुद्ध की स्थिति जब समाप्त हुई तो फिर से गृहयुद्ध की स्थिति ना हो, इसीलिए जो नया जो राजनीतिक जो नेताओं का जो सदन बना, उन्होंने क्या किया, इस तरह का संविधान में बदलाव किया कि राष्ट्रपति जो होगा वो कैथोलिक धर्म के लोग होंगे और जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा और जो उप प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा, वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा और जो संसद का जो अध्यक्ष होगा वो शिया मुसलमान होगा। इस तरह का क्या किया इन्होंने, एक मैं बोल सकता हूं कि बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया अपने संविधान में। साथ में इन्होंने बोला कि जो भी समझौता हुआ उसमें और भी कुछ चीजों के बारे में वर्णन किया कि पहला बात क्या बोला कि कोई भी ईसाई को क्या किया जाएगा कि फ्रांस में किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि ईसाई लोग फ्रांस में संरक्षण का मांग नहीं कर सकते। साथ में क्या बोला कि ये जो मुसलमान कंट्री जो था सीरिया, इसमें जो मुसलमान लोग मिलना चाहते थे, अपना एकीकरण करना चाहते थे, उस मांग को इनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये दो काम कर देते हो तो पूरे संविधान में क्या होगा कि जिस तरह से हम लोगों ने ये जो रास्ता तय किया था कि राष्ट्रपति जो होगा कैथोलिक धर्म के लोग बनेंगे, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान बनेगा, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई बनेगा और संसद का जो अध्यक्ष है वो शिया मुसलमान बनेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। बात करें। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि इस तरह की तो व्यवस्था थी और इस तरह का व्यवस्था जब मुसलमानों का संख्या का मैं बात करूं या हम लोग बात करेंगे कि ईसाई लोगों का या जो कैथोलिक लोग की जब संख्या बराबर थी तब इस तरह का स्थिति पैदा हुआ। तो आज तो ऐसा बात नहीं था, आज तो अधिक से अधिक लोग क्या थे इस समुदाय में, किसी का संख्या ज्यादा बढ़ा किसी का कम बढ़ा, लेकिन आज भी ये व्यवस्था जो है लेबनान में चलती आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं खलील का, तो खलील के अनुसार जो ये जो पूरा जो एक हम लोगों ने पूरा एक ढांचा देखा संविधान का, तो इसमें बहुत तरह का खराबी था। तो ये खराबी होने का कारण क्या था, ये खलील क्या बोलता है कि ये जो धर्म के हिसाब से आपने जो किया कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वो कैथोलिक धर्म को दे दिया जाएगा, सुन्नी मुसलमान को उपराष्ट्रपति का पद दे दिया जाएगा, उप प्रधानमंत्री को ऑर्थोडॉक्स फैमिली को दिया जाएगा और साथ में जो संसद का हो वो शिया मुसलमान को दे दिया जाएगा। तो आप मेरे को आप बताइए कि ऐसा कोई व्यक्ति जो राजनीति में महत्वाकांक्षा रखता है, यानी कि राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और वो लोकप्रिय भी है कि लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह का अपने सिस्टम बना के रखा है कि ये धर्मपात के आधार पे पद मिलेगा, तो कोई व्यक्ति जो राजनीति में महत्वाकांक्षा रखता है, यानी कि राजनीति को बहुत अच्छा से चला सकता है और लोग उसको पसंद करेंगे, तो क्या कभी वो ऊपर वाला जो पद है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि राष्ट्रपति वाला जो पद है उस पर कभी नहीं पहुंच सकता। अगर मैं शिया मुसलमान हूं तो क्या मैं राष्ट्रपति का पद के लिए अप्लाई कर सकता हूं? आप बोलोगे सर नहीं। अगर मैं ऑर्थोडॉक्स ईसाई हूं तो क्या मैं राष्ट्रपति पद के लिए आप अप्लाई कर सकता हूं? आप बोलोगे नहीं। अगर मैं सुन्नी मुसलमान हूं तो क्या मैं राष्ट्रपति पद के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे नहीं। तो इस तरह का जो क्या था, खराबी था किसमें, संसद में। बात करें। लेकिन आप बात समझिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे कि ये तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है और वो लोकप्रिय है राजनीति में कि हम राजनीति में बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति कभी, अगर वो कैथोलिक धर्म का नहीं है और बाकी अगर किसी धर्म से अगर वो बिलोंग करता है, तो फिर वो क्या होगा कि वो कभी भी क्या कर सकता है कि जो राष्ट्रपति का पद है, यानी जो सबसे ऊंचा पद है, उस पर वो आसीन नहीं हो सकता।
यहां पे प्रॉब्लम था। तो यही खलील क्या बोलता है, खलील बोलता है कि आप देखिएगा कि अगर आप मेरा बात करोगे, खलील क्या बोलता है कि अगर आप मेरा बात करोगे तो जो मेरे पिताजी है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है और जो मेरी माता है वो क्या सुन्नी मुसलमान है। तो उसके हिसाब से अगर मैं अपने पिताजी का अगर मैं धर्म को रखूं तो हम जो हम लास्ट तक बात करें अपने पद को आगे करने का, तो हम क्या हो सकते हैं, हम या तो उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं या हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। कारण क्या है कि मेरा जो पिता है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है और माता क्या है, सुन्नी मुसलमान। तो अगर मैं अपने पापा का अगर मैं धर्म को मानूं तो मैं उपराष्ट्रपति बन सकता हूं, लेकिन मैं अगर माता का धर्म को मानूं तो मैं क्या बन सकता हूं, प्रधानमंत्री बन सकता हूं। लेकिन मैं कभी भी इस बुनियादी तरीके से मैं कभी भी क्या नहीं बन सकता, तो मैं क्या नहीं बन सकता, तो मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस तरह का क्या था, इस संविधान में प्रॉब्लम था। लेकिन अगर बात किया जाए तो ये क्या चाहता था, यहां पे बात है कि ये जो खलील तो बोल रहा है कि इस तरह का व्यवस्था नहीं होना चाहिए, तो खलील के मन में कुछ तो व्यवस्था थी ना। तो वो क्या बोलता था कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र विचारधारा का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकतंत्र विचारधारा का होना चाहिए। कारण क्या है, वो खलील जो है वो बोल रहा था कि जो मेरा जो लेबनान देश है वो लोकतंत्र विचारधारा का होना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलता था, तो कारण क्या था कि ये जो खलील था ना ही वो ईसाई धर्म को मानता था और ना ही क्या था, और ना ही ये अपनी मम्मी का जो धर्म था, ये सुन्नी जो धर्म था उसको भी वो नहीं मानता था। तो अगर मैं किसी भी धर्म को नहीं मान रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो पहचान है वो किसी धर्म के साथ हो, तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? और मेरे को पसंद है कि मैं क्या, मेरे को राजनीति पसंद है, मैं राजनीति में बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं ना ही अपने पापा का धर्म मान रहा हूं ना ही मैं अपने मम्मी का धर्म मान रहा हूं, तो क्या मुझे हक नहीं है राजनीति में लड़ने का? इस तरह का उनके मन में विचार आया। तो अब मेरे को बात समझिएगा, तो इसलिए क्या हुआ कि जो खलील था उसको इस तरह का जो लेबनान का जो व्यवस्था था कि आप धर्म के हिसाब से आपको क्या दिया गया, पद दे दिया गया, तो इसके लिए खिलाफ था। तो ये क्या बोलता है खलील कि हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था होना चाहिए, और ये व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये बोल रहा है कि देखिएगा जिस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है कि यहां पे सिर्फ चुनाव होता है, यहां पे जाति से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ पदों के लिए चुनाव होता है और उस पद पे हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पद से चुनाव लड़ सकता है। उसको आजादी कि आप किसी भी पद से चुनाव लड़ सकते हो। साथ में क्या बोला कि अब क्या होता है कि कोई भी आदमी सिर्फ आपको चुनाव लड़ना है, ये नहीं देखना है कि आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो, कि आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हो कि आप प्रधानमंत्री, बस आपको चुनाव लड़ना है। और आपको क्या करना है कि आप किसी भी पद के लिए क्या कर सकते हो, चुनाव जीत सकते हो, लड़ सकते हो। और साथ में बोला कि जिस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था में क्या होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति बन जाए। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब खलील क्या बोला कि हमारा जो व्यवस्था होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि आप क्या कराओ, सिर्फ चुनाव कराओ, और चुनाव में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दो किसी भी पद के लिए। ठीक है, अब बात था कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा उसको राष्ट्रपति बना दो, उससे कम जिसको वोट मिलेगा उसको आप प्रधानमंत्री बना दो, उससे कम जिसको वोट मिलेगा उसको आप उपराष्ट्रपति बना दो, उससे जिसको कम वोट मिलेगा उसको क्या करो, सांसद बना दो। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, खलील बोल रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले इस पे आप गौर कीजिएगा कि ये जो लेबनान की जो व्यवस्था था ये क्या था कि यहां पे राष्ट्रपति का पद धर्म के आधार पे, प्रधानमंत्री का पद धर्म के आधार पे, उपराष्ट्रपति का पद भी क्या था, धर्म के आधार पे संरक्षित था। यहां तक संसद का पद भी क्या था, संरक्षण था। क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि लेबनान में राष्ट्रपति का पद किस धर्म को दिया जाता था, तो आप क्या बोलोगे, मेरोनाइट पंथ के जो कैथोलिक लोग हैं उनको दिया जाता था। अब क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का पद किसको दिया जाता था, तो अब क्या बोलोगे, सुन्नी मुसलमान था उनको दिया जाता था। फिर पूछा जाएगा कि उप प्रधानमंत्री का पद किसको दिया जाता था, तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई को दिया जाता था। गृह युद्ध की समस्या हम लोगों ने बात किया, तो और साथ में क्या मांग था, तो पहला, ईसाई लोग संरक्षण नहीं मांग सकता है फ्रांस में। दूसरा क्या था कि जो मुसलमान लोग हैं, चाहे आप सुन्नी मुसलमान का बात कर लो या शिया मुसलमान का बात कर लो, ये सीरिया में मिलने के लिए अपना मांग को नहीं रखेंगे। इस तरह का मांग जो था, उसके बाद क्या हुआ कि देश में इस तरह का व्यवस्था लागू हुआ। तो मौजूदा व्यवस्था के आधार पे खलील को खराब लगा और खलील ने इसके बारे में बड़े बुजुर्गों से बात किया कि यह व्यवस्था तो खराब है, हमें इनका विरोध करना चाहिए। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या बोला कि बाबू तुम अभी छोटे हो, हम लोगों ने जिस तरह का लेबनान में स्थिति देखा था और उस स्थिति के कारण आज का जो व्यवस्था है वो क्या है, बहुत अच्छा है।
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी देश अगर अपना संविधान बनाता है तो वो अपनी स्थिति को देखते हुए ही बनाता है और उस स्थिति को देखते हुए ही चलता है। बात क्लियर है? तो इस पूरे घटना से आपको यहां से क्वेश्चन क्या आएगा कि आप बताइए कि लेबनान में जो गृह युद्ध होने का कारण क्या था, लेबनान में जो संसद व्यवस्था था उसके बारे में बताने के लिए बोलेगा और जो समझौता हुआ था उसके बारे में बताने के लिए बोलेगा और साथ में बोलेगा कि इसके लिए खलील का क्या सुझाव था इसके बारे में पूछेगा। बात करें तो जो भी कुछ था मैं आपको सारा पॉइंट मैंने बता दिया है। और एक बात कि समझ लीजिएगा कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। मैंने क्या बोला कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसको पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से अपने किस्मत का लकीर, लिख दे अपने खून से अपने किस्मत का लकीर और बोल दे उस किस्मत को दम है तो उसे मिटा के दिखा। और एक बात कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो अगला जो क्लास होगा दोस्तों हम लोग उस पर बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप है। तो टोटल हम लोग 4 5 6 रूपों के बारे में बात करेंगे और अगला जो क्लासेस होगा वो हमारा खत्म होगा। तो जाते जाते मैं एक चीज बात करूंगा कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू वेट कर उस दिन का जिस दिन कलम तेरा होगा, क्वेश्चन पेपर में आंसर तेरा होगा और तू स्टेट टॉपर करके आएगा और अपने घर के आगे तू डीजे बजाएगा और पड़ोसी बोलेगा बाबू थोड़ा डीजे का साउंड कम कर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का भावना रखना है, संघर्ष को करते जाना है और लाइफ में सक्सेस करना है। और आई होप आज का जो क्लासेस है आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको बता देनी है। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है और देखता है कि आपके लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूं। ठीक है।